जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता है प्रीलिम्स का एग्जाम अब बेहद नजदीक आ चुका है। अगर आप लोगों को तारीख में बताऊं तो 14 मई, ठीक है, यूपी पीसीएस का एग्जाम है, 28 मई को यूपीएससी का एग्जाम है। यहां तक कि यूपीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो तिथि थी वो भी यहां पर समाप्त हो चुकी है। अब ये फॉर्म सबमिट नहीं किया जाएगा। तो जिन भी विद्यार्थियों ने, जिन भी एस्पिरेंट्स ने इन एप्लीकेशन फॉर्म्स को डाला है, दो तीन बातों को समझना। अब आपके पास इतना समय बिल्कुल नहीं बचा है कि आप बेसिक से चीजों को पढ़ाई करना स्टार्ट करो, या फिर आप फाउंडेशन से चीजों को पढ़ना स्टार्ट करो, या फिर आपने 20-25 जो टॉपर्स के नोट्स अपने पास इकट्ठा करके रखे होंगे ना, ठीक है, 500-1000 पेज का जो नोट्स बना के रखा होगा, उससे आप पढ़ाई करो। अब पढ़ाई करने का जो आपके पास अप्रोच होना चाहिए वो बेहद स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए, एकदम इफेक्टिव और एकदम स्मार्ट अप्रोच। आज की जो हमारी क्लास है हम यहाँ पे करने के वाले हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, दो तीन बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहली बात, आज की क्लास के अंतर्गत हम ज्योग्राफी के, भूगोल के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे कि किन किन टॉपिक से प्रश्न बन सकता है, सिलेबस इसका क्या क्या है प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ किस तरीके से, किस स्मार्ट अप्रोच के साथ, कितने मिनिमम क्लास में हम इस ज्योग्राफी के पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये स्मार्ट रिवीजन का मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूं। रिवीजन करते समय बहुत सारी समस्याएं आती है, क्योंकि आप मार्केट में जाओगे ना तो मार्केट में हजारों बुक्स अवेलेबल है, ठीक है, हजारों बुक्स अवेलेबल है, और वो हजारों बुक्स हजार पेज की होती हैं। अब अगर आप वो पढ़ने बैठोगे तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट पे पर्टिकुलर इतना टाइम दे पाओ। तो हमको क्या करना है ना, हमको एक स्मार्ट अप्रोच को फॉलो करना है। मैं आप लोगों को 15 दिन का, ठीक है, 15 दिन का एक स्ट्रक्चर बताऊंगा कि किस प्रकार से इन 15 दिन में आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है ताकि ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए। 15 दिन से मेरा मतलब बिल्कुल साफ है कि 15 दिन मतलब मैक्सिमम 1.5 घंटा की यहां पर क्लास होगी आप लोगों की, और इस 1.5 घंटे में 15 दिन में आप लोगों का ज्योग्राफी कैसे कंप्लीट होगा ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहला काम हम लोग ये करेंगे। इसके साथ ही साथ जो इंडिया है, जो हमारा भारत है, भारत का भौगोलिक चित्रण किस प्रकार से, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से, यहां पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं और कैसे प्रश्न प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं, इनकी हम यहां पे प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज हम लोग सिलेबस को समझेंगे, अपने शेड्यूल को समझेंगे, और उसके साथ ही जो आज का हमारा पहला डे का टॉपिक है उन टॉपिक्स को भी यहां पर हम कंप्लीट करेंगे। तो ये आज की क्लास का पूरा स्ट्रक्चर है। दो तीन बातों को ध्यान रखना। देखो, ज्योग्राफी पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है मैं उसको आप लोगों को समरी बताता हूं। यहां पर ध्यान देना, ये यूपी पीसीएस का पिछले कुछ वर्षों का पैटर्न है कि किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए। ये पैटर्न हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां पर भी देख सकते हो। ध्यान देना, देखो ज्योग्राफी अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी में 2021 में 18 प्रश्न आए थे, ठीक है। 2020 में कितने प्रश्न आए भाई? 22। 19 में देखो 20, इसी प्रकार 22, 24। तो अगर आप इसका एवरेज लोगे तो एवरेज 21 से 22 प्रश्न जो है वो आप लोगों की ज्योग्राफी से 150 प्रश्नों में आते हैं। तो एक अच्छा खासा रोल है ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी को आप लोग स्किप नहीं कर सकते हो। हाँ, हमको काम ये करना कि यहां पर जो टॉपिक आपको बहुत टफ लगता है उन टॉपिक को आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे, जो टॉपिक आप छोड़ भी रहे हो ना, उसको छोड़ने का मेरा मतलब बिल्कुल यह है कि अगर उस टॉपिक से अगर कोई नया प्रश्न बन करके आता है आप उसको जाने दो। लेकिन अगर उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर का कोई भी प्रश्न बन करके आता है, पीवाईक्यू से कोई भी प्रश्न बन करके आता है, उसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। यह बेहद कंपलसरी बात है। तो ये जो पूरा क्लास हम लोग किया ना, ये पूरी क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ड, कि कैसे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उनके आधार पर कैसे हम लोग को टॉपिक्स का रिवीजन करना है, ये सारी बात यहां पर डिस्कस की जाएगी। तो यूपी पीसीएस में ज्योग्राफी से 20 प्रश्न ऑन एवरेज यहां पर पूछे जाते हैं, जिसको आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब ध्यान देना भाई, यूपीएससी का पैटर्न देखते हैं हम लोग। यूपीएससी का अगर आप यहाँ पर पैटर्न देखोगे तो यूपीएससी के पैटर्न में देखो 2021 की अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो 10 प्रश्न यहां पर पूछे गए थे, ठीक है। 2021 में 10 प्रश्न ज्योग्राफी से। 2020 में देखो 10 प्रश्न यहां भी थे। 19 में 14, 10, 9, 7, 16, 14, 18, 17, 11, ये ऑन एवरेज पिछले 10 सालों का आप लोगों को एक नंबर दिख रहा है। तो अगर मैं आपको एवरेज बताऊं यहां पर, तो यूपीएससी में ज्योग्राफी से 12 से 13 प्रश्न हर साल बनकर के आते हैं, और 12 से 13 प्रश्न बहुत होते हैं यूपीएससी में 100 प्रश्नों के अंतर्गत। ध्यान रखना। अच्छा, अब कोई बिल्कुल कमेंट करके मत कहना कि सर मैं तो जिस सोर्स को पढ़ता हूं वहां पर यह बताया है कि 2021 में ज्योग्राफी से 10 नहीं 12 प्रश्न पूछे गए थे। इतना मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आता होगा कि कुछ क्वेश्चंस को कोई व्यक्ति करंट अफेयर्स में रख सकता है और कोई व्यक्ति उसको कहां पर रख सकता है, तो ज्योग्राफी के स्टैटिक पोर्शन में रख सकता है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं आप लोगों को औसतन बता रहा हूं कि यूपी पीसीएस में 20 से 22 प्रश्न आते हैं और यूपीएससी में 12 से 13 प्रश्न यहां पर बनकर के आते हैं, जिसको आप लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब ज्योग्राफी पढ़नी कैसे है इस बात पर ध्यान देते हैं, ठीक
ठीक है। भूगोल आप लोगों को परेशान करता होगा, जहां तक मुझे लगता है ज्योग्राफी परेशान करता होगा, और ज्योग्राफी में वो पोर्शन परेशान नहीं करता होगा, ठीक है, जो कि बहुत ही बेसिक पोर्शन है, ठीक है, कि भारत का विस्तार कहां से कहां तक है, या फिर ये स्टेट कौन से हैं। आपको जो परेशान करता होगा ना यहाँ पर, वो करता होगा पता है कौन सा सेक्शन, वो करता होगा आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन, या फिर अगर मैं कहूं आप लोगों से तो ज्योग्राफी का वो सेक्शन जहां पर हम लोग जलवायु, चक्रवात, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं, वो टॉपिक आप लोगों को परेशान करते होंगे। तो उन लोगों की स्टडी कैसे करनी है, वहां से कौन से टॉपिक्स का हम लोग को रिवीजन करना है, ये सारा डिस्कशन इस पूरे सीरीज के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। देखिए ये आप लोगों का पूरा शेड्यूल है आने वाले 15 क्लासेस का। शेड्यूल क्या है भाई, देखो मैंने पूरे ज्योग्राफी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, दो पार्ट यहां पर आप लोग देख रहे होंगे। दोनों सीरीज के अंतर्गत मैंने साथ साथ यहां पर लेक्चर रखे हैं, तो टोटल 14 लेक्चर यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, 14 या 15 लेक्चर यहां पर आप लोगों का एक एक्स्ट्रा लेक्चर हो जा रहा है, तो टोटल 15 लेक्चर यहां पर आप लोगों के सामने है। ठीक है, अब देखो भाई है क्या, तो जैसे जो आज की हमारी पहली क्लास है, लेक्चर नंबर 1 है, उसमें क्या पढ़ने वाले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडिया, भारत का जो भौगोलिक परिचय है। दो तीन बातें समझना, देखो ये जो पूरी सीरीज है, ये सीरीज आप लोगों की प्री टाइम बैच के अंतर्गत, ठीक है, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स यूपीएससी हिंदी के द्वारा चलाया जा रहा है। पिछले वर्ष भी चलाया गया था और बहुत ही सक्सेसफुल बैच रहा था। इस बार अभी तक यहां पर बहुत ही सफल बैच रहा है। जो लेटेस्ट हम लोग का बैच है दोस्तों, ठीक है, वो 6 फरवरी को स्टार्ट हो चुका है, और इस 6 फरवरी बैच में, जो 6 फरवरी से आप लोगों का बैच चल रहा है, इस बैच के अंतर्गत 2 सीरीज आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। एक हो चुका आप लोगों का इकोनॉमिक्स पूरा हो चुका है, और इकोनॉमिक्स की मैं गारंटी ले सकता हूं आप लोगों के सामने, ठीक है, सैंपल क्लास आप लोगों का इसके चैनल पर अपलोडेड है, हमारे जो चैनल है वहां पर प्लेलिस्ट पर आप लोग देख भी सकते हो। यहां पर 7 सैंपल क्लास हम लोग के द्वारा अपलोड किया गया है। ठीक है, देखो ये लेक्चर नंबर 1 है, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ा जाए, किस स्मार्ट तरीके से पढ़ा जाए, इसके पूरा डिस्कशन यहां पर किया गया है। इसी प्रकार से देखोगे तो इन्वायरमेंट की जो पहली क्लास है, जहां पर इन्वायरमेंट को पढ़ने का तरीका जो होता है, जैसे आज हम लोग ज्योग्राफी का डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो वहां पर मैंने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पर पूरा डिस्कस किया हुआ है, आप लोग उस सीरीज को देख सकते हो। तो सैंपल क्लास आप लोगों के सामने है, और अभी तक का सबसे शानदार ये बैच है। ठीक है, 6 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। यहां पर इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ये दोनों मेरे द्वारा यहां पर कंप्लीट करा दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, सैंपल क्लास भी है, और 10 घंटे में, ठीक है, 10 घंटे की पूरी सीरीज के अंतर्गत इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ा जाए, कैसे रिवाइज किया जाए। इकोनॉमिक्स भी आप लोगों को बहुत परेशान करता होगा, मुझे तो लगता है कि पूरे सब्जेक्ट में जीएस में इकोनॉमिक्स और आर्ट एंड कल्चर बहुत परेशान करता है। तो इकोनॉमिक्स यहां पर कंप्लीट हो चुका है। आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री का जो पूरा सेक्शन है वो निशान सर कंप्लीट कराएंगे, क्लासेस वहां पर कुछ उनकी चल भी रही है, तो वो भी आप लोग क्लासेस मिल जाएगा। ठीक है, तो लेटेस्ट बैच 6 फरवरी से स्टार्ट हुआ। ध्यान ये रखिएगा आप लोग कि जिनको भी ज्वाइन करना है ना, अब ज्वाइन कर लो, क्योंकि कल से मतलब इस क्लास के साथ आप लोगों को यहां पर लेक्चर नंबर 1 ज्योग्राफी का अपलोड होगा, और इसके साथ ही पैरेलली ज्योग्राफी की क्लासेस आप लोगों को मिलती जाएंगी, जो कि तुरंत की अपडेटेड क्लास होंगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स और ये जो क्लासेस आप लोगों की 1 वीक पहले की क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत लेट कर चुके हो। तो ये आप लोगों का पूरा बैच है, इसकी पूरी बैच में हम लोग 120 घंटे में कंप्लीट जीएस देखने वाले हैं। ठीक है, ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखना, और इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, ठीक है, तो जिन्होंने बैच को ज्वाइन किया होगा ना, देखो एक बात ध्यान रखना, जिन्होंने भी प्री टाइम बैच को ज्वाइन किया है, कमेंट सेक्शन में आप लोग प्री टाइम का रिव्यू जरूर डालना, बताना जरूर कि हाँ भाई प्री टाइम बैच कितना सफल रहा। क्योंकि मैं गारंटी ले रहा हूं कि इकोनॉमिक्स जिस तरीके से हमारा पढ़ाया गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी जिस तरह हमने डिस्कस किया है, वो बेहद शानदार है। हाँ, एक बात का ध्यान और रखना, ये है क्या, यहां पर ध्यान दो, सबसे पहले लिखा हुआ है क्रैश कोर्स, ये फाउंडेशन बैच नहीं है। जैसे हम ज्योग्राफी की जब क्लास आज स्टार्ट करेंगे, तो यहां पर मैं आप लोगों से ये डिस्कस नहीं करूंगा कि भारत में इतने राज्य हैं, तो इतने राज्यों की राजधानी ये सारी राजधानी आप लोगों को याद कराऊंगा। हम वो प्रक्रिया में नहीं जाने वाले हैं, वो बेसिक पोर्शन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप क्रैश कोर्स में शामिल होते हो, मतलब आपने फाउंडेशन पढ़ा हुआ है, आपने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है, आपने बेसिक इंफॉर्मेशन इस सब्जेक्ट के बारे में लेकर के रखा है। 120 घंटा टाइम लिमिट बेहद कम है, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है। मेरा टारगेट ये है कि इस पूरे बैच के अंतर्गत हम लोग मार्च एंड तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे। यहाँ पर करंट अफेयर्स भी शामिल होगा, यहाँ पर पूरा जीएस भी शामिल होगा, सीसेट यहाँ पर शामिल नहीं होगा। सीसेट की जो फ्री सीरीज है वो यूट्यूब पर ऑलरेडी समीर सर के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये बैच की डिटेल थी, ध्यान रखिएगा। मेरा कहने का मतलब यह था कि जिनको बैच ज्वाइन करना है, बैच ज्वाइन कर लेना, फीस बेहद नॉमिनल है, मतलब 1200 रुपए में आप लोगों को बैच मिल रहा है, अपने में बेहद शानदार बैच है। लेकिन जो लोग बैच ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, जिनको ये लगता है कि नहीं भाई मेरे में सेल्फ डिसिप्लिन है और मैं खुद से चीजों को कर सकता हूं, ठीक है, ध्यान रखना, वो लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो जरूर करना। आप लोग शेड्यूल ले लेना, इस शेड्यूल को मैं और टेलीग्राम के मेन चैनल पे अपलोड भी कर दूंगा, आप लोग देख लेना कि कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। आप लोग हर टॉपिक पर, जो टॉपिक मैंने लेक्चर 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है, इस पर मैक्सिमम 1.5 घंटे का समय देना। ठीक है, इससे ज्यादा समय बिल्कुल मत देना, और इतने में रिविजन करने का प्रयास करना। ये काम आप लोगों को पैरेलल यहां पर करते रहना है।
जो बैच ज्वाइन कर रहे हो, जो बैच नहीं ज्वाइन कर रहे हो, दोनों को इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस बैच को देखते रहना, ठीक है। अब समझो बात। लेक्चर नंबर 2 देखो तो इसी प्रकार मैंने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया बताया हुआ है। फिर आप देखो तो ड्रेनेज सिस्टम, जितने इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, आपने देखा होगा यूपीएससी प्रश्न पूछती है सिंधु नदी की पूरी प्रणाली पर, गंगा नदी सिस्टम पर, ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम पर, जो प्रायद्वीपीय भारत के जितने भी रिवर्स हैं उन रिवर्स पे प्रश्न आते हैं, तो उनको हम लोग पूरी एक क्लास के अंतर्गत देखेंगे और ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। तो ये टॉपिक आप लोगों का लेक्चर नंबर 3 में रहेगा। उसके बाद हम लोग भारत के क्लाइमेट और भारत के मानसून के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ की जो जियोलॉजिक स्ट्रक्चर, यहाँ का जो सॉइल है, यहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है, किस प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियां यहाँ पर उगती हैं, किन मृदाओं में उगती है और किस क्षेत्र में उगती है, इनका संक्षिप्त और क्रिस्प डिस्कशन हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। मिनरल रिसोर्स कौन से भारत में पाए जाते हैं, कौन सी भारत में इंडस्ट्रियां कहां पर डेवलप्ड हैं, इनको भी समझेंगे। जहां से प्रश्न बन सकता है उनको देखने का प्रयास करेंगे। जैसे पिछले बार यूपी पीसीएस ने प्रश्न पूछा था कि नालको उल्को का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो मैं प्रयास करूंगा कि इंडस्ट्री के इस पूरे सेक्शन में जितने भी भारत की प्रॉपर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं उनके सेंटर का नाम आप लोग को याद करा सकूं और बता सकूं कि हाँ भाई ये आप लोगों को याद करना है। इसी प्रकार ट्राइब्स और मिसलेनी जो टॉपिक बचे रहेंगे, जो आप लोग कमेंट में पूछोगे मुझसे कि सर ये टॉपिक बच गया इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा सीरीज रहेगा लेक्चर नंबर 7 तक। इसके बाद देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम स्टार्ट करते हैं। तो सोलर सिस्टम, मोशन ऑफ द अर्थ, अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। महासागरीय जलधाराएं को मैं पूरा एक क्लास आप लोगों को दे रहा हूं क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है। हम सभी महासागरों की जितनी जलधाराएं इंपॉर्टेंट है उनको देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद वॉल्केनो, ज्वालामुखी, ठीक है, साइक्लोन और अर्थक्वेक। अर्थक्वेक चूंकि बहुत न्यूज में लगातार अर्थक्वेक आ रहा, आपको पता भी होगा अभी भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चला जा रहा है, ठीक है। तुर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था, जो भूकंप आया था, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक ऑपरेशन दोस्त को चला रहे हैं। तो ऐसे जो प्रश्न यहां से बन सकते हैं ना, इन टॉपिक्स को भी कंप्लीट करेंगे। फिर भारत में या फिर पूरे विश्व में जितने डिफरेंट टोपोग्राफीज बनती हैं हिमनद के द्वारा, नदियों के द्वारा, उनको समझने का प्रयास करेंगे। और मिनरल रिसोर्स एंड इंडस्ट्री वर्ल्ड लेवल पर, विश्व के स्तर पर, और इसके साथ ही विश्व के स्तर पर जो जनजातियां पाई जाती है उनका अध्ययन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये पूरी 15 क्लासेस का आप लोगों के पास स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है। ध्यान देना। देखो मैं आप लोगों से सिंपल सा कहता हूं कि अगर आप लोग ठान लो, ठीक है, प्रीलिम्स के एग्जाम में अभी समय है, समय क्यों है मैं बता रहा हूं, 14 मई का डेट है, ठीक है। आपने पहले से पढ़ के रखा हुआ है। अच्छा 28 मई को यूपीएससी है, लेकिन चूंकि जो एग्जाम पहले है तो इसको मैं टारगेट करके बता रहा हूं आप लोगों को कि आप लोगों के पास 14 मई तक का समय है। 14 मई तक बेहद शानदार तरीके से रिवीजन करो। अगर आप लोग पैरेलली मेरे साथ, हमारी पूरी टीम के साथ रिवीजन करते हो, ठीक है, इस पूरे सीरीज के अंतर्गत गौरव सर आप लोगों को प्रॉपर मोटिवेशन देते रहेंगे, लगातार आप लोगों से बातचीत किया जाता रहेगा, ठीक है। मैं ग्रुप ओपन करके सप्ताह में एक बार आप लोगों से डिस्कस कर ही लेता हूं कि भाई क्या हालचाल चल रहा है, आप लोगों को कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, बैच रिव्यू क्या रहा है, ठीक है। और इसी आधार पर मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान रखना, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं कि प्री टाइम बैच बहुत ही सफल बैच है, ठीक है। प्री टाइम बैच सफल बैच इसलिए है क्योंकि आप लोगों का फीडबैक मुझे ऐसा मिल रहा है। अगर आप लोग बता दो कि नहीं सर बैच अच्छा नहीं है, तो मैं बताऊं कि हाँ भाई बैच में कुछ कमियां, लेकिन अभी तक मुझे सब बहुत पॉजिटिव सुनने को मिला है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि बैच अपने में बहुत सफल रहा है। ध्यान देना, इस स्ट्रक्चर को आप लोगों को फॉलो करना है। एक बात और रखो, अपने अंदर आप लोगों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखना है। अब ये वो फेज है ना जब आप लोग फ्रंट फुट पर आकर के बैटिंग करते हो। अब आप लोगों को सीधे सिक्स मारना है, हर बॉल पर सिक्स मारना है, हर बॉल पर आप लोगों को बाउंड्री जाना ही चाहिए। एक सिंपल सा फंडा को फॉलो करना। देखो राहुल द्रविड़, उनको क्या कहते हैं हम लोग, क्रिकेट का वॉल कहते हैं, भारत का वॉल, भारत की दीवार कहा जाता था। क्यों? क्योंकि भाई इनको पता है कि किस बॉल पर हमको टिके रहना है और कब तक टिके रहना है। आप लोगों के साथ जो समस्या उत्पन्न होती है ना, एक बहुत कॉमन समस्या उत्पन्न होती है इस पूरे प्रिपरेशन फेज में। वो समस्या ये होती है कि हम लोग एग्जाम जैसे एप्लीकेशन फॉर्म जब आता है ना, तब प्रश्न पूछना स्टार्ट करते हैं, सर क्या अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म को भर दें तो क्या ये मेरा अटेम्प्ट काउंट होगा या अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा? सर क्या मैं एग्जाम देने अगर ना जाऊं तो क्या मेरा अटेम्प्ट काउंट होगा या फिर ना काउंट होगा? ये जो डाउट आपके मन में आ रहा है ना, ये डाउट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप एकदम कॉन्फिडेंस में रहो, आपने तैयारी किया हुआ है और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। दूसरी बात, रिजल्ट जो भी आए, देखो वो आपने एक राम की शक्ति पूजा अगर पढ़ा होगा, ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उसमें एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट लिखते हैं कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयुक्त प्राणों से प्राणों पर। रावण अगर अशुद्ध होकर के भी कर सकता है त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। सत्य की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, ठीक है। मतलब राम जी को बताया जा रहा है कि अगर रावण अशुद्ध है, ठीक है, वो एक गलत कार्य कर रहा है और फिर भी अगर वो
परेशान कर सकता है पूरी वानर सेना को, पूरी राम सेना को परेशान कर सकता है, तो आप तो यार मेहनत कर रहे हो, आपने पिछले 1 सालों से प्रिपरेशन किया हुआ है, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा ही आएगा, इस कॉन्फिडेंस में रहना। ठीक है, तो इन बातों के साथ हम लोग आज की अपनी इस पूरी क्लास को स्टार्ट करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ इस पूरी सीरीज को देखोगे, ठीक है, और समझने का प्रयास करोगे जो टॉपिक यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये है हम लोग का लेक्चर नंबर 1। ध्यान देना, हम लोग आज इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी के इस पूरे टॉपिक्स के अंतर्गत जो टॉपिक यहां पर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा देखो, जिनको बैच ज्वाइन करना होगा ना, आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पर फोन कर सकते हो, और इस वाले नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। सैंपल क्लासेस अपलोडेड है, एक बार देख लेना। देखो लेक्चर नंबर 1, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंडिया ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन, इसका जो भौगोलिक परिचय है उसको यहां पर देखने वाले हैं। 2-3 बातें से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जहां से प्रश्न बनता है और पहले बना हुआ है, ठीक है। अब बातों को समझना कैसे आप लोगों को पढ़ाई करनी है। मैं यहां पर जो पॉइंट आप लोगों से बोलूंगा, जो पॉइंट मैं यहां पर लिखूंगा, वो पूरा स्क्रीन, ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को जितनी चीजें लिखी जाएंगी वो सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। पीडीएफ सेम टू सेम पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप लोगों को चीजें मिल जाए, आप लोग दोबारा अगर देखना चाहो तो वहां से देख सकते हो। लेकिन पैरेलली मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलना, जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है उसको लिखते जरूर चलना। अब जिसके पास समय नहीं है, जैसे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, अगर उनके पास समय नहीं है, आप लोग क्लासेस देखिए, जो शॉर्ट नोट्स बना करके देगा, अगर कोई स्टूडेंट प्रोवाइड कराता तो मैं आप लोगों को देता रहूंगा, ठीक है। देखो भाई, हम लोग को भारत का भौगोलिक परिचय पढ़ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भारत के बारे में अगर आप ध्यान दोगे तो भारत में टोटल, ठीक है, 28 राज्य हैं, ठीक है। लेटेस्ट डाटा बता रहा हूं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। 8 यूनियन टेरिटरीज है, इस पॉइंट को नोट कर लेना, प्रश्न बन सकता है और बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए, मुझे पता है। कोई कहेगा ना सिर्फ 8 नहीं 9 यूटीज है, 9 यूटीज नहीं है, अभी 8 यूटीज हैं। बहुत सारे यूटीज में परिवर्तन किया गया है, आप लोग यहाँ पर लेटेस्ट मैप देख भी रहे होगे। इस मैप के अंतर्गत आप लोग यहाँ पर दिखाया भी गया है, ठीक है, कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग यूटीज यहाँ पर बन चुके हैं। इसके अलावा दमन दीव और दादर नागर हवेली को मिक्स किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को पहले से पता होंगे, ठीक है। तो पहला जो बेसिक इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, याद कर लेना। अब 2-3 बातें समझना। देखो, जब भी हम मैप को देखते हैं, ठीक है, मैप को पढ़ते समय जो ज्योग्राफिकल मैपिंग होती है, उस मैपिंग में जो डायरेक्शन हम याद करते हैं, डायरेक्शन ऐसे होता है, याद कर लेना, नोट कर लेना कहीं पर। जो सबसे ऊपर की पोजीशन होती है वो हम नॉर्थ कहते हैं, ये आपका होता है साउथ, इधर आपका होता है ईस्ट, इधर आपका होता है वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को याद कर लेना। पहला तो बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये था। अब अगर मैं भारत के, ठीक है, भारत के विस्तार की बात करूं कि भारत का किस प्रकार से एक्सपेंशन दोनों डायरेक्शन में किस प्रकार से है, तो ध्यान रखिएगा, भारत जो है, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, ठीक है, ये उत्तर में है, ठीक है। तो इस अक्षांश से, इस लैटिट्यूड से आपका लेकर के यहां पर, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश तक, लैटिट्यूड तक भारत का विस्तार है, ठीक है। तो भारत का नॉर्थ टू साउथ जो एक्सपेंशन है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तर तक, ठीक है। एक तो पॉइंट आप लोग ये याद कर लेना। दूसरा क्या याद करना भाई आप लोगों को कि भारत का, ठीक है, जो पूरब से पश्चिम में जो विस्तार है, वो विस्तार आपका यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, 68 डिग्री, ठीक है, 7 मिनट पूर्वी दिशांतर से, ठीक है, पूर्वी दिशांतर से आपका स्टार्ट होता है और ये आपका जाता है यहां तक, ठीक है, कहां तक 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। तो भारत के जो चारों विस्तार पॉइंट है, ये पॉइंट आप लोग याद कर लेना, ठीक है। अगर मैं भारत के इस विस्तार को, ठीक है, मैं आप लोगों को एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो भारत का जो नॉर्थ टू साउथ एक्सपेंशन जो है, जो उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है, वो 3214 किलोमीटर का, ठीक है, और भारत का जो ईस्ट टू वेस्ट जो एक्सपेंशन है वो है 2933 किलोमीटर का। ध्यान रखना, आपके यहाँ पर बातें कुछ समझ में आ रही होंगी, ठीक है। 3214 किलोमीटर कितना है, लगभग आप उसको 3000 किलोमीटर मान सकते हो, और इसी प्रकार से 2933 जो किलोमीटर है उसको हम लोग 3000 किलोमीटर यहां पर ही मान सकते हो। इसका मतलब ये कि भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है लगभग बराबर है, ठीक है, लगभग बराबर है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भारत का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल जो विस्तार है उसको आपने यहां पर देखा। ये चारों पॉइंट आप लोगों को याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से प्रश्न कई बार प्रीवियस ईयर में बना हुआ है, 1-2 प्रश्न यहां पर और बन सकते हैं, आपको पता भी होगा। और आगे जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखेंगे तो आप डिस्कस भी करेंगे कि भारत में, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूड
लॉन्गिट्यूडल एक्सपेंशन है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो भारत में एक मानक याम्योत्तर रेखा बनाई जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम लाइन, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो एक रेखा पास करती है भारत के बीचों बीच से, उसको भी हम आगे देखेंगे। लेकिन चूंकि भारत का देशांतरी विस्तार जो है वो 97 डिग्री, ठीक है, यहां पर ध्यान देना, 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट के मध्य में है। इसके बीच का जो अंतर आता है ना टोटल, वो डिफरेंस जो है, ठीक है, वो आता है करीब 29 डिग्री का, ठीक है, 29 डिग्री का। अब बात समझना, मैं बताना क्या चाह रहा हूं आप लोगों से, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि किसी भी अगर आप 1 डिग्री देशांतरी विस्तार की तरफ आगे बढ़ते हो, ठीक है, अगर आप 1 डिग्री और देशांतरी विस्तार की तरफ आगे बढ़ते हो तो जो टाइम होता है वो 4 मिनट की गति से आगे बढ़ता है, ठीक है, 4 मिनट, मतलब 29 डिग्री इंटू 4 मिनट अगर आप यहाँ पे करते हो तो 4 9 36, 3 4 2 8 3 11 116 मिनट का आपको इन दोनों पॉइंट में अंतर देखने को मिलता है। 116 मिनट मतलब ये हुआ कि ऑन अराउंड ये 2 घंटे की यहाँ पर बात की जा रही है। मतलब भारत के सबसे पूर्वी किनारे और सबसे पश्चिमी किनारे के अगर हम टाइम गैप को देखेंगे, यहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त में जो अंतर होगा वो 2 घंटे का यहाँ पर होता है। एक बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, इसको याद कर लेना। और यही कारण होता है कि हम पूरी देश के अंतर्गत एक स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करते हैं, चाहे वो नॉर्थ का कोई इलाका हो, चाहे ईस्ट का इलाका हो, चाहे वेस्ट का इलाका हो, हम हर जगह पर एक ही टाइम जोन को मानते हैं जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन हमारा होता है, ठीक है। ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट हम आगे चलते हैं, तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देना, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक पॉइंट है, ध्यान रखना, अंडमान निकोबार को भूलना नहीं है, जितने हमारे आइलैंड से लक्षद्वीप जो है उसको भूलना नहीं है। मैं यहां पर जो 8 डिग्री 4 मिनट आप लोगों को नोट करा रहा हूं, ध्यान रखना, ये 8 डिग्री 4 मिनट आप लोगों का जो मेन लैंड है भारत का, जो भारत की मुख्य भूमि है उसके विस्तार की बात करता है। अंडमान और निकोबार 6 डिग्री तक फैला हुआ है, ठीक है। भारत में का जो अंडमान निकोबार है वो 6 डिग्री तक फैला हुआ है। इस इंफॉर्मेशन को याद करके रखे रहना, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जनरली हम लोग इस बात को लेकर गड़बड़ कर जाते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये भारत की मुख्य भूमि, भारत की जो मेन लैंड है उसका विस्तार का एक पॉइंट है। सबसे साउदर्न जो पॉइंट हमारा वो 8 डिग्री 4 मिनट का नहीं है भारत का, ये मेन लैंड के सबसे साउदर्न पॉइंट को दिखाता है। तो एक बेसिक डिफरेंस को आप लोग समझे रहना, ठीक है। जो हमारा पूरा भारत है, अगर मैं आपको इस एक पूरे पृथ्वी के तौर पर बताऊं तो भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, जो उत्तरी गोलार्ध की पूरी सीमा होती है, उत्तरी गोलार्ध में भारत यहां पर रहता है। और इसी प्रकार से आप देखोगे तो भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में आता है, क्योंकि हम जो देशांतर को यहां पे काउंट करते हैं वो 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड आपका जो यहां पर होता है वो 97 डिग्री 25 मिनट लॉन्गिट्यूड तक जाता है। तो मतलब हम ईस्टर्न गोलार्ध में और यहां पर आपके नॉर्दर्न गोलार्ध में रहते हैं। तो 2 बेसिक पॉइंट आपको यहां पर ये याद रखना, ठीक है। आपने देखा भारत का जो डिस्टेंस है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, ये डिस्टेंस भी आपने देखा किस प्रकार से भारत यहाँ पे है, एग्जिस्ट करता है, इसको भी आपने समझने का प्रयास किया। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखना, ठीक है। देखो भारत का जो क्लाइमेट है, भारत की जो जलवायु है वो कौन सी जलवायु है, हम यहाँ पर मानसूनी जलवायु को मानते हैं। तो मानसूनी जलवायु भारत की है, एक पॉइंट आप लोग इसको नोट कर सकते हो, कभी प्रश्न बन सकता है। अब देखो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, चाहो तो आप लोग नोट कर लेना। तो भारत का जो टोटल एरिया है, ठीक है, भारत का टोटल एरिया है वो है 32.8 लाख, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर हमारा टोटल एरिया है। ये टोटल वर्ल्ड के स्थलीय भाग का जो एरिया होगा उसका 2.4% है, ठीक है। पूरे विश्व का हम 2.4% भूमि पर, ठीक है, यहां पर रहते हैं, जिसका एरिया 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। और एरिया के दृष्टिकोण से, ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत पूरे विश्व में 7वें स्थान पर आता है, 7वें स्थान पर आता है। किस दृष्टिकोण से, तो एरिया के दृष्टिकोण से। पहले स्थान पर कौन सा आता है भाई, सोचो, आप लोग पता भी होगा, रूस आता है। फिर आपका यहां पर आता है कनाडा, याद कर लेना, ये पॉइंट प्रश्न पूछता है, कई बार ये प्रश्न बनता है। रूस, कनाडा, चाइना, आपका अमेरिका आएगा, फिर आपका यहां पर ब्राजील आएगा, ठीक है, आपका ऑस्ट्रेलिया आएगा, ठीक है। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 कंट्री हो गया। और इसके बाद यहां पर आता है हमारा भारत। तो पूरे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो विश्व भर में भारत का स्थान है वो 7वां स्थान है, इसीलिए भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, ठीक है। अगर यहां पर मैं आप लोगों को जनसंख्या के दृष्टिकोण से, अगर मैं आपको पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से बताऊं तो पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से वर्तमान में भारत 2nd स्थान पर आता है। हालांकि अगर आप देखोगे तो बहुत सारी रिपोर्ट कहती है कि भारत ने चाइना को पीछे कर दिया है। मैं मानता हूं यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि भारत का सेंसस अभी यहां पर आया नहीं है, ठीक है, 2021 का सेंसस भारत के पास अभी अवेलेबल नहीं है।
हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2011 का सेंसस के आंकड़े उपलब्ध है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग भारत सेकंड नंबर पर है। अगर मैं आपको यूएन के अकॉर्डिंग बताऊं, ठीक है, यूएन के अनुसार बताऊं, तो यूएन की एक रिपोर्ट होती है, इसको हम कहते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस, ठीक है। 2022 में ये रिपोर्ट आई थी। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत जो है वर्ष 2030 में, ठीक है, 2023 में हम चाइना को पीछे छोड़ करके नंबर 1 पर आ जाएंगे, ठीक है। हम फर्स्ट पोजीशन पर कब आएंगे? 2023 में आएंगे। तो इस साल यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग ये उम्मीद है कि भारत नंबर 1 पर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना, अगर प्रश्न ये पूछता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत सेकंड नंबर पर था, वो बात एकदम याद रखना, क्योंकि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अकॉर्डिंग हम लोग सेकंड नंबर पर पूरे विश्व भर में थे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ये बात याद रखना। हाँ, फर्स्ट नंबर पर लाने के लिए आप सभी का योगदान यहां पर बहुत आवश्यक है, ठीक है। आप सभी योगदान करो, भारत जल्दी से फर्स्ट नंबर पर भी आ जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहना, ठीक है। अच्छा, अब देखो भाई, यहां पर जो कुछ पॉइंट हम लोग को यहां पर और याद करना है और समझना है, उसको भी और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो क्या समझना और कैसे प्रश्न यहां पर बनते रहते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। पूरे इस इंडिया की जो हमने आज ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, इसमें एक दो प्रश्न और बनते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और वो आप लोगों को पता होने भी चाहिए। एक बार यूपीएससी का एक पैटर्न है, ठीक है, यूपीएससी कुछ प्रश्नों को पूछती है। मैं अगर आपको पैटर्न यहाँ पर बताऊं यूपीएससी के पैटर्न की, ठीक है, तो यूपीएससी एक प्रश्न पूछती है, एक टाइप का प्रश्न पूछती है। इसमें पूछती है कि हमको फलाना स्टेट ए से अगर हमको स्टेट बी में जाना है, ठीक है, तो हमको मिनिमम कितने स्टेट से होकर के क्रॉस करना पड़ेगा, एक ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। 2017-18 में ये प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने कई बार, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों की भी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। अब ये प्रश्नों की प्रैक्टिस करोगे कैसे? ये जो मैप है, ये मैप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैप है। आप लोग इस मैप को डाउनलोड कर लेना, अपने पास अपने कहीं पर चिपका लेना और वहां से याद करने का प्रयास करना। लेटेस्ट मैप है, देखो यहाँ पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग भी दिखाया गया है, ठीक है। 2-3 पॉइंट मैं बता रहा हूं कि प्रश्न जो बनते हैं ऐसे वाले कि कितने स्टेट से होकर के पास करती है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। हम लोग को क्या कुछ पॉइंट देखना है, जैसे मानो समझो, मैं आपको बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, याद कर लेना, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा क्षेत्र है, इस नॉर्थ ईस्ट के पूरे क्षेत्र में से, ठीक है, अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या फिर मिजोरम आप ले लो, ठीक है, या फिर आप त्रिपुरा ले लो और या फिर आप मेघालय ले लो, ठीक है। ये सारे मैप में आप लोग पॉइंट देख रहे हो। इन सभी स्टेट में से अगर आपको क्रॉस करके मेन लैंड पर भारत के मतलब मेन लैंड से मेरा मतलब ये है कि भारत का जो आपका ये वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड का क्षेत्र है, अगर आपको इसमें प्रवेश करना है तो आपको असम से होकर के पास करना पड़ेगा। एक बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है और इसको आप लोग याद कर सकते हो। और सिर्फ असम से नहीं, असम और वेस्ट बंगाल ये दोनों स्टेट को पास किए बिना, क्रॉस किए बिना आप लोग इधर प्रवेश कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या फिर त्रिपुरा, इनमें किसी भी स्टेट से होते हुए अगर आप भारत के इस रीजन में आ रहे हो, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस रीजन में कहीं पर भी आ रहे हो, तो आपको 2 स्टेट से कंपल्सरी पास कराना पड़ेगा। एक होगा असम और एक होगा वेस्ट बंगाल। ये एक बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन था। अगर आप मेघालय को देखते हो तो मेघालय की पोजीशन थोड़ी सी अच्छी है। अच्छी इसलिए कि ये भारत के सिर्फ और सिर्फ असम स्टेट से जुड़ा हुआ है। आप यहां पर ध्यान दो तो इसकी एक सीमा पूरी बांग्लादेश से टच है और जो सेकंड सीमा है वो असम राज्य से टच है, ठीक है। तो अगर मेघालय से क्रॉस करके हमको आना है तो हम सिर्फ और सिर्फ असम में प्रवेश करेंगे और आ जाएंगे। अगर आपको मेघालय से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की तरफ जाना है तो आपको असम से होते हुए जाना पड़ेगा। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो आप लोगों को मैप की स्टडी इसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। आप लोगों को मैप को भारत के इसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा कि अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ट्रेवल करते हैं, अगर हम यात्रा करते हैं तो हमको कितने स्टेट से होकर के पास करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बेसिक पॉइंट था। आप देखो, जैसे अगर मैं यूपी की बात बताऊं आप लोगों को, तो यूपी देखो, आप यहां पर ध्यान रखना, यूपी बिहार से भी जुड़ा हुआ है, बिहार से भी टच्ड है, ठीक है, झारखंड से भी टच्ड है, ठीक है। देखो आप यहां पर, यह आपका छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है और यह आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। इन सभी रीजन से टच है। तो अगर यूपी से आपको निकलना है, आप इनमें से किसी भी स्टेट से होकर के निकल सकते हो। यहां पर ध्यान रखना कि अगर मानो प्रश्न पूछा कि अगर आपको यूपी से आंध्र प्रदेश की यात्रा करनी है तो आप यूपी से सीधे सीधे छत्तीसगढ़ में प्रवेश करोगे और छत्तीसगढ़ से सीधे सीधे आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर सकते हो। एक बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसके लिए आपको यूपी से मध्य प्रदेश होकर के, महाराष्ट्र होकर के, तेलंगाना होकर के आंध्र प्रदेश में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जो प्रश्न पूछता है ना तो मिनिमम स्टेट की बात करता है कि आप लोग कितने मिनिमम स्टेट से पास करके ऐसे स्टेट में प्रवेश कर सकते हो। ये बेसिक प्रश्न बनते हैं, ठीक है। मैं आपको ऐसे प्रश्न दिखा भी देता हूं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के ऐसे प्रश्न कैसे बने हुए मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ताकि वो प्रश्न आप लोगों के दिमाग में रहे कि हाँ भाई ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में बन सकते हैं और ऐसे प्रश्नों की भी हमको प्रैक्टिस करनी है। देखो प्रश्न यहां पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कोहिमा, ठीक है। अब
प्रश्न दिमाग पता है आप लोगों को दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत यह है कोहिमा कहां पर है, तो कोहिमा किसकी राजधानी है, कौन सा क्षेत्र है कोहिमा, आपको पता होना चाहिए कहां पर एग्जिस्ट करता है कोहिमा, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए पहली बात तो, ठीक है। कोहिमा से कोट्टेम, कोट्टेम बहुत ही फेमस जगह है, ठीक है, बहुत सारे न्यूज में रहता ही रहता है। तो कोट्टेम आपका केरल में है, कोहिमा आपका नागालैंड में है। तो आपको कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा करनी है सड़क मार्ग से, ठीक है, हवाई यात्रा नहीं करनी कि सर मैं यहाँ से हवाई में बैठा और सीधे वहां पर ड्रॉप कर लिया, ठीक है, वो काम नहीं करना है। आपको यहाँ पर रोड बाई रोड जाना है। और जब आप रोड बाई रोड जा रहे हो, एक पॉइंट यहां पर और ध्यान रखना, जब एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछता है तो पॉइंट बताता है कि आपको मूल स्थान जो ओरिजिनल प्लेस था, जैसे कोहिमा हो गया, ठीक है, जो कि नागालैंड में पड़ता है, और गंतव्य स्थान जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, उन दोनों को भी काउंट करना है, उनको भी इंक्लूड करना है, और उनको इंक्लूड करते हुए बताना है कितने मिनिमम स्टेट से आपको पास करना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न यहां पर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखो ये बता रहा है कि 7 राज्यों से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। ये 7 राज्यों के नाम कौन कौन से, ये बात आप लोग दे सकते हो। तो नागालैंड और केरल के बीच की आपको यात्रा करनी है। अब ऐसे प्रश्न कैसे चाहिए पता है, जब आपके दिमाग में पूरा मैप चित्रित होगा। मैप को पढ़ने का प्रयास करो, ठीक है, अपने स्टडी टेबल के सामने सिर्फ मैप चिपकाना नहीं कि बहुत सुंदर लग रहा है कि हाँ भाई जब हम यूट्यूब पर रील्स बनाएंगे या फिर फोटो लेंगे तो बड़ा सुंदर मैप आएगा हमारे पास, नहीं, मैप की स्टडी करनी और मैप को देखते रहना कि हाँ भाई मैप में कौन सा क्षेत्र कहां से जुटा हुआ है, ठीक है, भारत की कौन से क्षेत्र की बाउंड्री कहां पर टच होती है, अगर आप देखोगे तभी ऐसे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो नागालैंड आप लोगों का यहां पर है, मैं आप लोगों को एक प्रश्न दिखा देता हूं। नागालैंड से आप कहां पे प्रवेश करोगे, असम में। असम से देखो वेस्ट बंगाल में आप प्रवेश कर सकते हो। अब यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई हमको कहां पर आना है और जहां पर हमको जाना है, ठीक है, कौन सा जगह था मैं भूल गया, केरल था ना, केरल तक हम लोग जाना था, ठीक है। तो देखिए हमको केरल तक जाना था, नागालैंड से आप असम में प्रवेश करोगे, असम से वेस्ट बंगाल आओगे, और वेस्ट बंगाल से आप आ सकते हो कहां पर, सीधे आप आ सकते हो उड़ीसा, उड़ीसा से आप आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, ऐसे करते हुए आप लोग बहुत आसानी से प्रवेश कर सकते हो। तो ऐसे पॉइंट आप लोगों को देखने पड़ेंगे, ठीक है, प्रश्न पूछता है। और कैसे प्रश्न आते हैं भाई, ठीक है, और कैसे प्रश्न आते हैं इसको भी सोचो। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट आप याद कर सकते हो, जो गोवा है, ठीक है, गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों की सीमा पर है, तो गोवा से आप सीधे महाराष्ट्र में प्रवेश कर सकते हो और कर्नाटक में प्रवेश कर सकते हो, ये पॉइंट है। अब गोवा बहुत न्यूज में भी रहा, ठीक है, आपने देखा होगा कि पूरे भारत में हर घर जल प्रमाणन का जो कॉन्सेप्ट है वो गोवा में लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं किस स्टेट में हर घर जल प्रमाणन कॉन्सेप्ट को लागू किया गया, तो वो गोवा स्टेट है, ठीक है। आप ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर देख सकते हो। तो ऐसे ये पूरे टॉपिक को आप लोगों को तैयार करना, मैपिंग की आप लोगों को स्टडी ऐसे करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मैप पढ़ा भी होगा, जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी मैप्स की मैंने आप लोगों को दिया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर का टॉपिक बहुत न्यूज में रहा है और यहाँ पे लेटेस्ट में परिवर्तन किया गया है, तो एक बार इसके मैप को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो भाई ये है आपका जम्मू कश्मीर का पुराना मैप, ठीक है, जब जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी में डिवीजन नहीं किया गया था उससे पहले का जो मैप है वो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो। इसमें देखो ध्यान रखना, ये जो पूरा रीजन है, ठीक है, ये अक्साई चीन इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ऑक्यूपाइड बाय द चाइना जो रीजन है उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं भारत का क्षेत्र। ध्यान रखना ये पूरा भारत का मैप आप लोगों को समझना है, ठीक है, ये पूरा भारत का मैप है, लेकिन इस पूरे भारत के मैप में से बहुत सारे क्षेत्रों पर चाइना और पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया। जैसे ये देखो, ये जो पूरा रीजन है आप लोगों का, इसको हम लोग कहते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया गया क्षेत्र है भारत का क्षेत्र। भारत हमेशा अपने मैप में इसको दिखाता है। ऐसे ही देखो ये जो पूरा रीजन है, ठीक है, ये पूरा रीजन चाइना के कब्जे में अभी प्रेजेंट टाइम पर है। पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है, तो ये भी उसके पास यहाँ पर है। ये अक्साई चीन है, ये भी भारत का ही क्षेत्र, लेकिन चाइना ने इस पर कब्जा करके रखा हुआ है। हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र पूरा इस प्रकार से फैला हुआ है। इसमें जब नया परिवर्तन किया गया और नए यूनियन टेरिटरीज बनाए गए हैं, उसको देखो कैसे बनाया गया है। बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल एरर आप लोग कर सकते हो, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो डिवीजन है, इसमें ये जो पूरा पोर्शन है ये आप लोगों का लद्दाख का क्षेत्र है, ठीक है, ये पूरा आप लोगों का लद्दाख का क्षेत्र है, और ये जो पूरा रीजन है ये आपका जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ठीक है। ये जो पूरा रीजन है ये आप लोगों का जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, और इसके ऊपर जो रीजन है वो आप लोगों का लद्दाख का क्षेत्र है। अब बातों को समझना, मैं बता क्यों रहा बहुत इतना फोकस्ड होकर के, क्योंकि मानो प्रश्न आपसे ये पूछा, ठीक है, कि भारत का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट जो है, ठीक है, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु जो है वो किस स्टेट अथवा यूनियन टेरिटरीज में लोकेटेड है। आपके मार्क क्या हो गया एग्जाम में, आप मार्क होगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि आपने याद करके बैठा हुआ है। यही गलती आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। वो कहां पर है, वो आप लोगों का जम्मू कश्मीर में नहीं है, वो आप लोगों का है लद्दाख के क्षेत्र में। पॉइंट समझ रहे हो ना। ये प्रश्न एग्जाम में बनेगा और आप गलत करके आओगे, मैं गारंटी ले रहा हूं।
आप में से 90% विद्यार्थियों को अभी भी कंफ्यूजन होगा कि सर सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कहां पर है, जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो डिवीजन किया गया है वो किया किस प्रकार से गया है, हमको तो पता ही नहीं है। हमको तो लगता है कि भाई जम्मू कश्मीर और लद्दाख को ऐसे डिवाइड कर दिया गया होगा, नहीं, डिवीजन इस प्रकार से है। ये पॉइंट आप लोग देख लेना, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट जो हम देख रहे थे और उससे आगे से जो 37 डिग्री और 6 मिनट का जो पूरा पॉइंट था वो यहां पर आता है 37 डिग्री 6 मिनट। ये पॉइंट आप लोग जाना ना लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है। यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा हुआ था, ठीक है, मैं आप लोगों को एक प्रश्न होमवर्क भी दे रहा हूं, इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताना भी, ठीक है। यूपीएससी ने 2020 में एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न क्या था भाई? प्रश्न था कि सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, नोट कर लेना प्रश्न, इसका आंसर आप लोगों को देना है। ये सियाचिन ग्लेशियर कहां पर लोकेटेड है, ठीक है। 4 विकल्प उसने दिया था, ठीक है। विकल्प था अक्साई चीन में, तो पहला विकल्प यहां पर था आप लोगों का अक्साई चीन। सेकंड विकल्प आप लोगों का था कि लेह के पूर्व में, ठीक है, लेह के ईस्ट में था। और एक विकल्प आप लोगों का था कि नुब्रा घाटी के उत्तर में, ठीक है, नुब्रा वैली जो है, ठीक है, नुब्रा वैली के उत्तर में एक पॉइंट ये था। और डी आप मान लो कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं मान लो। ये 4 पॉइंट आप लोगों को दिया गया था। प्रश्न ये था कि सियाचिन ग्लेशियर कहां पर लोकेटेड है। अब ये प्रश्न 2020 में पूछा गया था। प्रश्न ये भी बन सकता है कि सियाचिन ग्लेशियर किस स्टेट अथवा यूनियन टेरिटरीज में लोकेटेड है। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहोगे, सब लोग जम्मू कश्मीर मार के आओगे, गारंटीड मैं ले रहा हूं, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का डिवीजन किया गया है, लेकिन वो डिवीजन किस तरीके से किया गया है ये आपको नहीं याद है। कारगिल का क्षेत्र कहां पर आएगा, लेह कहां पर आएगा, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को देखने पड़ेंगे। गलवान घाटी कहां पर आएगी, ये सारे पॉइंट्स आप लोग को याद करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रश्न यहां से बनता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो बेसिक डिवीजन था उसको मैंने बता दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर और बनता है, ठीक है, भारत का ऐसा कौन सा स्टेट अथवा यूनियन टेरिटरी जो कि 3 देशों के साथ सीमा को साझा करता है, ठीक है, वो है आपका लद्दाख। लद्दाख अगर आप ध्यान दोगे तो इस रीजन में पाकिस्तान के साथ यहां पर सीमा साझा करता है, ठीक है। इस रीजन में आपका यहां पर 100 किलोमीटर के रेंज में, ठीक है, यहां पर आपका अफगानिस्तान का क्षेत्र आता है और बाकी क्षेत्र आपका चाइना के नियंत्रण में आता है। तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, इन तीनों के साथ लद्दाख की इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये बात याद कर लेना, ठीक है। भारत का एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऐसा कौन सा है, तो वो है आपका लद्दाख। प्रश्न बन सकता है, याद कर लोगे बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब देखो भाई, हालांकि यहाँ पर तो सारी इंफॉर्मेशन दी हुई जो मैं आप लोगों को बताया था कि 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपका लद्दाख का क्षेत्र याद रखिएगा ना, ठीक है। और ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। इसका जो विस्तार है यहाँ पर देखो तो 2933 किलोमीटर इधर है, 3214 किलोमीटर इधर है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। चूंकि मैं आप लोगों से एक्सट्रीम पॉइंट डिस्कस कर रहा था, मैंने आप लोगों को नॉर्दर्न पॉइंट बताया कि जो इंदिरा कोल है, ठीक है, जो इंदिरा कोल है वो कहां पर है, वो लद्दाख में, याद कर लेना। सिर्फ इस एक चार्ट से कम यूपीपीसीएस में कम से कम, ठीक है, 5 से 6 बार प्रश्न पूछा गया है, कम से कम 5 से 6 बार प्रश्न पूछा गया है। तो एटलीस्ट ये पॉइंट तैयार करके रखे रहना, ठीक है। मैं आप लोगों को चार्ट इसलिए दिखा रहा हूं। एक्सट्रीम पॉइंट मतलब सबसे दूरतम बिंदु कौन सा है भारत का, उसकी बात की है, ठीक है। सबसे नॉर्दर्न में जो पॉइंट है वो है इंदिरा कोल, ठीक है, लद्दाख में लोकेटेड है, यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इंदिरा कोल कहां पर हो गया, इंदिरा कोल हो गया आपका नॉर्थ में, ठीक है। इंदिरा पॉइंट कहां पर हो गया, सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में अवस्थित है। ध्यान रखना, अगर प्रश्न ये बनता है कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मेनलैंड ऑफ द इंडिया, ठीक है, भारत की जो मुख्य भूमि है उसमें सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। आप लोग ध्यान रखे रहना, ठीक है। प्रश्न 2 बन सकता है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु वो है इंदिरा पॉइंट। भारत जो मुख्य भूमि है भारत की, उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वो है कन्याकुमारी। इसी प्रकार से 2 पॉइंट और देख लो, ठीक है। सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे पूर्वतम बिंदु कौन सा है, तो वो अरुणाचल प्रदेश का किबुत्सु नाम का एक जगह है, ठीक है। आप लोगों को पता भी होगा, याद भी होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और सबसे वेस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है उसको हम गुहार मोती या गौर माता कहते हैं, ठीक है। गुहार मोती या इसको हम लोग गौर मोता कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद कर सकते हो, ये गुजरात में, ठीक है। तो भारत के चारों कॉर्नर पर सबसे दूरतम बिंदु जो होगा वो पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया। ये चार्ट मैं आप लोगों को दे भी दूंगा, शेयर भी कर दूंगा, आप लोग देख भी लेना। इनसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ठीक है, गारंटीड है, ठीक है। गारंटीड है, कैसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत कॉमन प्रश्न होते हैं, ठीक है। आप में से मुझे लगता है कि 70% एस्पिरेंट्स को याद भी होंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो हमने एक जगह पर इन सारे पॉइंट्स यहाँ पर याद कर लिया, ठीक है। एक नई इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई भी होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि लद्दाख में आपका सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है।
आप लोगों को पता था कि नहीं पता था, एक बार कमेंट में बताना भी मुझे, ठीक है। ठीक है, कि ये नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो कहां पर है, वो लद्दाख में है कि जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है, आप बताना। हालांकि मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखो, अच्छा मैंने आप लोगों से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात किया था, मैं बता देता ना भाई कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है भारत के बीचों बीच से होकर के जाता है, और ये जहां से पास करता है वो पास करता है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, ठीक है। ये जगह कहां पर, ये कालीन भैया वाली जो जगह थी ना, कालीन भैया मिर्जापुर सिटी, याद है ना, ठीक है, मुन्ना भैया और कालीन भैया वाली जगह। तो प्रयागराज के, ठीक है, प्रयागराज के नैनी के निकट, ठीक है, प्रयागराज के नैनी एक जगह है, ठीक है, उसके निकट मिर्जापुर के स्थान है, यहां से लाइन पास करती है। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका जो लॉन्गिट्यूड है, जो देशांतरी मान है, वो है 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न देशांतर जो होती है वो भारत की स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया लाइन होती है, ठीक है। भारत की मानक समय रेखा इसको हम लोग कहते हैं 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। भारत का जो समय है वो ग्रीनविच समय, जो मेन पूरे वर्ल्ड का जो मेन समय लाइन होती है, उस लाइन से हम 5.5 घंटा आगे चलते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लिखते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो 5:30 आवर यहाँ पर होता है। ऐसे आपने देखा होगा जब आप घड़ी यूज करते होगे, ठीक है, स्मार्ट वॉच यूज करते होगे, तो वहां पर लिख करके आता है कि आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेलेक्ट करना है या फिर कोई और टाइम सेलेक्ट करना है, ठीक है। और वहां पर प्रॉपर लिखा था कि प्लस 5:30 आवर। तो 5:30 आवर क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बताया। मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि अगर हम एक देशांतर से, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड की तरफ शिफ्ट होते हैं तो 4 मिनट का डिफरेंस आता है। इसी कारण से भारत के पूर्वी और पश्चिमी पॉइंट, ठीक है, कौन से पॉइंट है भाई, देखो किबिथु और गुहार मोती, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के मध्य में 116 मिनट का डिफरेंस होता है अप्रॉक्सीमेट, जिसको हम लोग 120 मिनट कह सकते हैं। तो ऑन एवरेज यहाँ पर 2 घंटे का डिफरेंस आपको इन दोनों पॉइंट के मध्य में दिखता है। और इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए हम क्या करते हैं कि भारत के बीच से एक रेखा बनाते हैं ताकि हर जगह पर टाइम बैलेंस बना रहे। कई बार ऐसी डिमांड उत्पन्न होती है, कई बार ऐसी डिमांड की जाती है कि हमको भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करने की आवश्यकता है और दोनों पार्ट के अलग अलग टाइम जोन यहां पर होंगे, ऐसा डिमांड किया जाता है। भारत अकेला ऐसा राष्ट्र नहीं होगा। अगर मैं आपको पूरे विश्व में बताऊं तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टाइम जोन किस स्टेट में, किस देश के अंतर्गत है, वो आपका फ्रांस में। फ्रांस में 12 टाइम जोन है, ठीक है। रशिया में देखो तो 11 टाइम जोन है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में 11 टाइम जोन है। सबसे ज्यादा टाइम जोन जो है वो फ्रांस में लोकेटेड है, 12 टाइम जोन है, ठीक है। इसको आप यहां पर याद कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब भारत को भी ऐसे डिवाइड करने की मांग चलती रहती है, लेकिन हालांकि अभी तक भारत ने ऐसे कोई डिवीजन किया नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो बात समझना, अगर हम टाइम जोन अलग अलग रख रहे हैं, मानो भारत के एक साइड में 5:30 बजे सूर्योदय हो रहा है, एक साइड में 7:30 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्यों आएगा भाई, 2 घंटे का अंतर है। अब सनलाइट का प्रयोग कैसे किया जाए इस पर डिपेंड करती है चीजें, ठीक है। इस पर डिपेंड करता है कि आपको सनलाइट का प्रयोग कैसे करना है। ऑफिस आवर अगर 9 से 5 बजे तक है तो कहीं पर हो सके कि 4 बजे सूर्यास्त हो जा रहा हो और कहीं पर 6 बजे सूर्यास्त हो रहा हो, इसमें भी तो डिफरेंस आ सकता है। तो जहां पर 4 बजे सूर्यास्त हो रहा होगा वहां पर हमको इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग ज्यादा करना पड़ता है, तो एनर्जी का बहुत यूज होता है, मिस यूज होता है, इसलिए से डिमांड की जाती है। हालांकि भारत में अभी जो टाइमलाइन है वो ये टाइमलाइन है, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट मिर्जापुर उत्तर प्रदेश प्रयागराज के नैनी के निकट से पास करती है। एक प्रश्न यहां पर ये बन सकता है आप लोगों से कि भारत की स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है वो कितने स्टेट से होकर के पास करती है। याद करने का ट्रिक बेहद सिंपल है, आप लोग देख सकते हो। मकाऊ याद कर लो, आप लोगों को चीज याद हो गया। मकाऊ घूमने जाने का आप लोगों को शौक होगा, मैं आप लोगों को मकाऊ याद कराता हूं क्या है। देखो मध्य प्रदेश, मकाऊ का फुल फॉर्म है, 5 स्टेट है, MACOU, वो 5 स्टेट आपको यहां पर याद करने हैं। मकाऊ फॉर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। याद हो गया, ये 5 स्टेट के नाम आप लोगों को याद करने हैं। अगर आपसे कभी भी कोई प्रश्न पूछे कि भारत की जो मानक अमृतर रेखा है, भारत की जो समय रेखा है, मानक समय रेखा है, वो कितने स्टेट से होकर पास करते हैं, तो पास करती है आप लोगों की 5 राज्यों से। नाम है मकाऊ, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। याद कर लेना, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं ना होगा कि यू फॉर उत्तर प्रदेश है कि उत्तराखंड है। भाई उत्तराखंड कहां पर, वहां से कैसे जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद से होकर के पास कर रही है तो यूपी शामिल होगा, मध्य प्रदेश शामिल होगा, ठीक है। मेघालय, मिजोरम, ये सारे स्टेट नहीं आएंगे क्योंकि हमको भारत के बीचों बीच से वो रेखा पास करानी, ठीक है। मैं आपको रेखा दिखा भी देता हूं, ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन। देखो ये है भारत की स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन। तो यहां पर ये जो 5 स्टेट यहां पर आते हैं ना, इन्हीं 5 स्टेट से होकर के जाती है जिसका नाम है मकाऊ, ठीक है। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न यहां से बनते हैं, ठीक है। प्रश्न यहां से बनते हैं। चलो
अब देखो भाई और क्या पॉइंट हमको देखना है। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट देखा जो भारत में एक भारत चूंकि हम हमारा जो लोकेशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के हम 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के मध्य में रहते हैं। तो देखो भारत में ना यहाँ बीच से एक लाइन पास करती है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। इसका जो मान होता है ये होता है 23 डिग्री एंड हाफ मिनट, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। इस पॉइंट से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा पास करती है। ये क्या है? एक प्रकार की इमेजिनरी लाइन है, एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है जो कि इक्वेटर के, ठीक है, आपके विषुवत रेखा के नॉर्थ में 23 डिग्री हाफ मिनट पर लोकेटेड है, ठीक है। क्योंकि भारत के बीचों बीच पड़ रही तो भारत के यहाँ से बहुत सारे स्टेट से क्रॉस करके जाती है। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के क्रॉस करके जाती है। आप लोग याद कर लेना, प्रश्न बनेगा और आप लोग को याद करना बेहद जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखना भाई। मैं आप लोगों को याद करा तो कौन से वो 8 स्टेट हैं। पहले तो आपका गुजरात यहाँ पर पड़ जाएगा, ठीक है। गुजरात से आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो मध्य प्रदेश राजस्थान का जो पूरा क्षेत्र है, ठीक है, गुजरात यहाँ पर आपका राजस्थान थोड़ा सा आ जाएगा, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश में आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ठीक है। गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 स्टेट है जिनको आप लोगों को याद करना है। इन 8 स्टेट से होकर के भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन क्रॉस करती है, याद कर लेना, ठीक है। विश्व में कितने जगहों से क्रॉस करती है, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कि पूरे विश्व में वो कितने जगहों से होकर के पास करती है। लेकिन पूरे भारत में 8 राज्यों से होकर पास करती है। और प्रश्न बनेगा, प्रश्न क्या बनेगा पता है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में से, किन स्टेट अथवा यूनियन टेरिटरीज में से कर्क रेखा पास नहीं करती, और 4 विकल्प वहां पर आप लोगों को दे देगा। एक विकल्प रख देगा उत्तर प्रदेश और बाकी 4 विकल्प रख देगा गुजरात झारखंड वेस्ट बंगाल और राजस्थान। अब आप लोग कंफ्यूज रहोगे सर उत्तर प्रदेश से पास करती है कि नहीं करती है। याद कर लो, नहीं करती है। जो 8 राज्यों से पास करती है उनके नाम यहाँ पर आप लोगों को दिए गए हैं, ठीक है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करूंगा कि चीजें आप लोगों को रिवाइज हो रहा होगा। हम लोग देखो समझना, मेरा उद्देश्य बस इतना है कि मैं आप लोगों को बहुत समराइज फॉर्मेट में, और जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने पहले पढ़ करके रखा हुआ है, जो भी आपने ज्ञान पहले इकट्ठा किया हुआ है, उन ज्ञान का रिवीजन, उन टॉपिक्स का रिवीजन मैं आप लोगों को यहां पर करा दूं। मेरा टारगेट बस इतना सा है, ठीक है। मैं बस इतने टारगेट के साथ आप लोगों के साथ चल रहा हूं कि मैं आप लोगों को एक पुश करने का काम करूं। ध्यान रखना, देखो मैं जैसे बहुत से लोग मैसेज करते, बहुत से लोग ऐसी बात करते, सर हमको सर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया पढ़ाना, ठीक है सर आपने ये टॉपिक समझाया ही नहीं, ये टॉपिक क्या होता है। बात समझो, हम लोग एक क्रैश कोर्स कर रहे हैं, मैं आप लोगों को डायरेक्शन दिखा सकता हूं, मैं आप लोगों को पुश करता था कि हाँ भाई देखो ये टॉपिक आप लोगों को देखना है, ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोगों को कर्क रेखा पढ़ाया, तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर पास करती थी आपने देख लिया। 1-2 पॉइंट और यहां पर आप लोग दे सकते हो खुद से भी, मैं भी दिखा दे रहा हूं। देखो क्या कि त्रिपुरा में एक उदयपुर जगह है, ठीक है, जो कि सबसे क्लोजेस्ट सिटी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पूरे भारत में, ठीक है। कर्क रेखा में सबसे निकटतम जो शहर है वो है उदयपुर, त्रिपुरा का एक शहर है, याद कर लेना आप लोग। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर और बनता है कि भारत की वो कौन सी नदी है जिसको कर्क रेखा 2 बार क्रॉस करती है, ठीक है। ध्यान रखना, कर्क रेखा या फिर जितने हम अक्षांशीय और देशांतरी रेखाओं को पढ़ रहे हैं ना, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पता होगा, ये सारी लाइन इमेजिनरी लाइंस होती है, ये पृथ्वी पर ड्रॉ नहीं किया गया है कि आर्टिस्ट कल को कोई सुबह उठा और उसने कहा कि चलो आज हम जो है कर्क रेखा को पृथ्वी पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और वो लाइन से पेंट लेकर कर्क रेखा ड्रॉ करें, ये काम नहीं होता है। कर्क रेखा एक इमेजिनरी लाइन है जो कि माही रिवर के लोकेशन से 2 बार क्रॉस करती है, ठीक है। तो माही रिवर भारत में एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, याद कर लेना, ठीक है। आप लोग देख लो भाई कहां पे, तो एक बार गुजरात में क्रॉस करती है और एक बार मध्य प्रदेश में क्रॉस करती है। तो ये 2 पॉइंट है जहां पर माही नदी को कर्क रेखा क्रॉस करती है, याद कर लेना। प्रश्न बना हुआ है और बनता रहता है, ठीक है। बात समझना, मैं आप लोगों को समराइज फॉर्म में चीजें बता रहा हूं। अब देखो भाई, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो राज्य है उनका हम एक बार देख लेते हैं वितरण किस प्रकार से। हमने पूरे विश्व भर में भारत की स्थान को देखा कि भारत 7वें नंबर पे कैसे आता है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर कौन कौन से स्टेट आते हैं, कौन कौन से राज्य आते हैं, उनको हमने देखा हुआ पूरे विश्व के स्तर पर। अब पूरे भारत के अंतर्गत भी देख लेते हैं कि राज्यों के आधार पर सबसे ज्यादा एरिया किसका है, तो वो है राजस्थान का, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया बाय द एरिया, ठीक है। पधारो हमारे गांव, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान मारो। तो यहां पर आप देखो तो राजस्थान में क्या है, सबसे ज्यादा एरिया है पूरे भारत में, ठीक है, एरिया के वाइज सबसे नंबर 1 पर है। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, यूपी आपके 4थे स्थान पर है। यूपी पीछे चलो, ध्यान रखना, प्रश्न यूपी के संदर्भ में अगर बनेगा तो ये प्रश्न बन सकता है, ठीक, कि यूपी का रैंकिंग क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूरे भारत में कौन सा है, तो ये आप लोगों को 4थी रैंकिंग है, याद करनी है। पहले नंबर पर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का भी पहले नंबर पर था,
लेकिन उत्तर प्रदेश का डिवीजन बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में हो चुका है, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। उत्तराखंड नाम से अलग हो गया और अन्य सारे स्टेट जब अलग हुए तो उत्तर प्रदेश का एरिया छोटा हो गया। पहले हम नंबर 1 पर थे, अभी जो नंबर 1 की रही आप लोगों को याद करनी है वो राजस्थान की है, फिर मध्य प्रदेश की, फिर महाराष्ट्र की, फिर उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर एक प्रश्न है दरअसल, और प्रश्न क्या पर एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन क्या है कि विच इज द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्टेट इन द इंडिया इन टर्म्स ऑफ द एरिया, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूरे भारत में सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ठीक है। तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य, गोवा सबसे छोटा राज्य। अच्छा एक प्रश्न जैसे मैंने भी आप लोगों को प्रश्न डिस्कस किया अभी, यूपी पीसीएस जो टेस्ट सीरीज चलती है वहां पर एक प्रश्न दिया भी गया था ये, ठीक है। और टेस्ट सेंटर पे बच्चे जब आए हुए थे, जब स्टूडेंट देने आए थे टेस्ट को, तो डिस्कस करते पेपर को, तो पेपर वहां पर एक प्रश्न था कि भारत के किस राज्य में, ठीक है, हर घर जल प्रमाणन की कॉन्सेप्ट को लागू किया गया है और वो करने में हम सक्षम रहे हैं। 4 विकल्प था, केरल, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु से 4 विकल्प वहां पर दिए गए थे, ठीक है। मैंने कहा यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है, अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको एग्जाम में कैसे इंट्यूशन का प्रयोग करना है समझने का प्रयास करो। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। कहां पर बहुत फिजिबल होगा, अगर आपको गेस ही करना है, अगर आपको प्रश्न का आंसर नहीं पता, अगर आपको तुक्का ही लगाना है तो तुक्का किस आधार पर लगाओगे, सोचने का प्रयास करो। गोवा क्या सबसे छोटा राज्य है, यहां पर संभव होगा कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को इस प्रकार से लागू किया होगा कि हम हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर घर तक इस कॉन्सेप्ट को पहुंचाने में सफल हो पाए होंगे। तो गोवा चूंकि छोटा, यहां पर थोड़ा इजी है, फिजिबल काम है, तो हमने इसको मान लिया कि गोवा टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका इंट्यूशन कहता है, आपको अपने एग्जाम हॉल में प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के लिए इस अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत बेसिक और बहुत कॉमन अप्रोच है। आपको अगर 150 प्रश्न एग्जाम हॉल में आए हैं तो 150 में से 70 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जिसको आपने कभी ना कभी देखा होगा और कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा। बाकी 70-80 प्रश्न एकदम नए होंगे, ठीक है। 70-80 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि नए होंगे, जिसका आपको आंसर एकदम कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन वहां पर आपको अपने एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है, क्योंकि नेट 90 क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आपको सही तो करना ही करना है, ठीक है। मैं यूपी पीसीएस की बता रहा हूँ, यूपीएससी वाले इस बात को ध्यान रखना कि दोनों जगह कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। आपको अपने इंट्यूशन का प्रयोग, आपको अपने एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं आप लोगों से आंख बंद करके एबीसीडी के पॉइंट पर उंगली रखने को बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि तुक्का लगाओ यार, लेकिन अपने किसी चेतन और चेतन मन का प्रयोग करते हुए लगाओ, अपने इंट्यूशंस का प्रयोग करो। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने प्रश्न पढ़ा, प्रश्न में 4 विकल्प थे, ए, बी, सी और डी। आपका प्रश्न पढ़ते ही क्लिक किया कि इसका आंसर होगा ए, ठीक है। आपने फिर क्या किया, फिर आपने दोबारा उस पर दिमाग लगाया, और जब आप दोबारा दिमाग लगाते हो 90% टाइम वो प्रश्न का आंसर गलत होता है, ठीक है। मैं बहुत बेसिक बात बता रहा हूं। आप लोगों ने जिसने भी इस टॉपिक को, इस पॉइंट को एनालिसिस किया होगा ना, उसके बाद समझ में आया होगा कि यार फर्स्ट इंट्यूशन वाले टॉपिक हमेशा सही होते हैं, जिसका आंसर तो बहुत सही होता है। जब हम सेकंड दिमाग लगाते हैं, सेकंड बार सोचते हैं, तब कुछ ना कुछ हम गड़बड़ी कर करके आते हैं। इसलिए अपने इंट्यूशंस का प्रयोग करो। आपका इंट्यूशन तुक्का नहीं होता है, आपका इंट्यूशन आपने बचपन में कभी ना कभी चीजों को पढ़ा होगा। अगर आपने शर्लक होम्स की सीरीज को देखा होगा, शर्लक होम्स एक नॉवल है, बहुत ही फेमस नॉवल है, वो भी क्या काम करता है, वो भी यही करता है, वो माइंड मैपिंग करते हैं चीजों को, ठीक है। वहां पर जो मेन एक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, वो माइंड मैपिंग करता है चीजों की, और चीजों को माइंड में क्रिएट करता है कि हाँ भाई ये चीज ऐसे ऐसे हो रही है। आपको भी वही काम करना है। आप कभी ना कभी चीजों को सुनते रहते हो और उसके आधार पर आपका आंसर यहाँ पर आता है। वो इंट्यूशन आपकी इस प्रकार से काम करती है, ठीक है। चलो और देखो भाई, भारत में अगर आप पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखोगे तो जनसंख्या कौन सी है, ये सेंसस 2011 की बात कर रहे हैं। 2021 के आंकड़ा अभी तक आया नहीं भारत में, ठीक है। 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग यूपी नंबर 1 पर है। मुझे लगता है कि 2021 का आंकड़ा अगर आ भी जाएगा तो भी हम नंबर 1 पर रहेंगे भाई। यूपी वाले लोग मस्त है, खाली यार कोई इशू नहीं है, हम लोग नंबर 1 पर रहते हैं, हमको नंबर 2 पे रहने की आदत कभी रही नहीं, ठीक है। और जल्दी हम लोग भारत को भी नंबर 1 पर पहुंचा देंगे, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं, ठीक है। महाराष्ट्र नंबर 2 पर है, बिहार 3 और वेस्ट बंगाल 4। जनसंख्या के अकॉर्डिंग स्टेट का जो आंकड़ा है वो आप लोग को यहां पर इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद कर लेना। अब देखो भाई, कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को और बताता हूं जो कि आप यहां पर देख सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है। भारत का जो टोटल स्थलीय सीमा है, ठीक है, जो लैंड बाउंड्रीज है, वो करीब 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। 15,200 किलोमीटर भारत की टोटल लैंड बाउंड्री है। और अगर आप भारत के टोटल तटीय रेखा को देखोगे, कोस्टल बाउंड्री को देखोगे, तो 7,516 किलोमीटर हमारे भारत की टोटल कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है। तो ये दोनों बाउंड्री आपको याद कर लेना, ये लैंड बाउंड्री है, ये कोस्टल बाउंड्री, 15,200 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर। बेसिक फैक्ट है, आपको सर 7,516 याद करना है, हाँ भाई याद करना है, क्योंकि बेसिक फैक्ट है, इतना आपको पता होना चाहिए। क्लास 6 की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में अपने इस टॉपिक्स को पढ़ा भी होगा, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है यार, ऐसे इंफॉर्मेशन याद होते ही हैं। और यूपीपीसीएस का जो उसका कैरेक्टरिस्टिक रहा है ना प्रश्नों का, वो ऐसा रहा है, ऐसे प्रश्न पूछती है। संभव अगर आपको उसके आगे दशमलव में कुछ पॉइंट याद होगा ना, तो वो भी एक बार देख लेना। यूपीपीसीएस का कोई भरोसा नहीं, वो प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि
516.1 है कि 2.2 है कि 2.3 है कि 2.4 है, ठीक है, प्रश्न पूछ सकती है। हालांकि मैं आप लोगों को जो जनरल फैक्ट बता रहा हूं वो याद करना, 7,516 किलोमीटर है, याद कर लेना, ठीक है। अब देखो, अगर मैं टोटल भारत की इंटरनेशनल बाउंड्रीज को बताऊं तो भारत जो है 7 देशों के साथ, 7 कंट्रीज के साथ स्थलीय सीमा को साझा करता है, ठीक है, लैंड बाउंड्री को शेयर करता है भारत। कौन से 7 देश है भाई? आपको याद करना है 55 MBA, ठीक है, MBA चाय वाला नहीं, 55 MBA। बचपन में मैंने MBA करने का सपना देखा था, उसकी बात यहां पर बताई जा रही है कि 55 MBA है क्या ये 55 MBA? BA फॉर बांग्लादेश, CH फॉर चाइना, PA फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान और A फॉर अफगानिस्तान, ठीक है। 55 MBA का फुल फॉर्म है। ये 55 MBA याद करने को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सीमा का जो लंबाई है उसके अकॉर्डिंग में ये एरिया, ये नाम लिखे गए, ठीक है। सबसे ज्यादा जो सीमा लैंड बॉर्डर की भारत शेयर करता है वो करता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो बांग्लादेश का नाम सबसे पहले आता है 55 MBA में, BA सबसे पहले आता है, उसका फिर चाइना आता है, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से करीब भारत 106 किलोमीटर के अराउंड की बाउंड्री शेयर करता है। ये पॉइंट है, इंफॉर्मेशन है, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो 55 MBA ये आप लोग को यहाँ पर याद करना है। और क्या याद करना है, और कौन से पॉइंट देखने हैं? देखो, अगर मैं बताऊं कि राज्यों के अकॉर्डिंग कौन सा राज्य सबसे बड़ी एरिया लैंड बाउंड्री को शेयर करता है, तो कौन करता होगा शेयर? जो कि पश्चिम बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा था, ठीक है। आप देखो तो पश्चिम बंगाल के साथ ये जो पूरा रीजन है, ये वाला रीजन, ये बांग्लादेश, ये जो बांग्लादेश यहाँ पर आपका है वो पश्चिम बंगाल की बाउंड्री को शेयर कर रहा है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री को इंटरनेशनल स्तर पर शेयर करता है, वो है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। और देखो भाई, सेकंड नंबर पर आपका राजस्थान आएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश आएगा। सारे पॉइंट नहीं याद करने, आप पश्चिम बंगाल याद करो और फिर याद करो नागालैंड। नागालैंड क्यों याद करना? सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा इसकी है, ठीक है, एक पॉइंट आप इसको दे सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं इस बात सहमत नहीं हूं, ये राज्यों की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि याद कर लो इस पॉइंट को यहाँ पर याद कर लो, ये नागालैंड वाला पॉइंट गलत है, ठीक है, इस पॉइंट को एलिमिनेट कर लेना। मैं इसको पॉइंट आपको याद इसलिए नहीं करा रहा हूं, मैं अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा क्योंकि मुझे डाउट हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जब डिवीजन हुआ है तो वहां पर बाउंड्री छोटी पड़ी होगी, ठीक है। ये कुछ गलत इंफॉर्मेशन है, मैं इसलिए आपको याद बिल्कुल नहीं कराऊंगा। याद करो आप लोग, सबसे ज्यादा जो बाउंड्री भारत शेयर करता है स्टेट के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, वो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल आप लोगों का, ठीक है। एक पॉइंट आप लोगों को उसको याद करना है। अब देखो, लद्दाख एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 3 अलग अलग कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान। मैंने आप लोगों को मैप के थ्रू दिखाया भी था वो पॉइंट। अब देखो, अगर मैं भारत के तटीय राज्यों की बात करूं, भारत के कोस्टल स्टेट्स की बात करूं, तो भारत के कोस्टल स्टेट में 2 तरह के स्टेट पड़ेंगे, एक पूर्वी तट पर और एक पश्चिमी तट पर, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट पर और वेस्टर्न कोस्ट पर पड़ेंगे। ईस्टर्न कोस्ट पर अगर आप देखोगे यहाँ पर आप लोगों को तो 4 राज्य यहाँ पर आते हैं, वेस्ट बंगाल आता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। वेस्टर्न जो कोस्ट है आप लोगों का, वहां पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा मैंने आप लोग बताया था, गुजरात और जो गोवा आप लोगों का है, ठीक है। गोवा का लोकेशन आप लोग देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य में लोकेशन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कर्नाटक और केरल, ठीक है, ये सारे। अच्छा, भारत के जो कोस्टल के डिविजन है ना, वो किस प्रकार से उनके अलग अलग नाम रखे गए हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे, जब हम लोग भारत के फिजिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखने का प्रयास करेंगे, तब मैं वो टॉपिक आप लोग वहां पर समझाऊंगा, ठीक है। अभी देखो, सर्वाधिक लंबी जो कोस्टल लाइन है भारत की वो गुजरात में है स्टेट के अकॉर्डिंग। अगर मैं पूरे यूटीज को भी यहां पर शामिल कर लेता हूं तो आपका अंडमान निकोबार नंबर 1 पर आएगा और फिर आपका गुजरात आएगा। ध्यान रखना, क्लियर रखना कि सबसे लंबी कोस्टल लाइन जो भारत की है, कोस्टल बाउंड्री जो है वो अंडमान निकोबार की आती है। क्योंकि अगर आपसे प्रश्न सिर्फ स्टेट के बारे में करेगा तो आपको गुजरात मान करके आना, ठीक है, गुजरात मार के आना। लेकिन गुजरात से ज्यादा कोस्टल बाउंड्री को शेयर करता है आपका अंडमान निकोबार, ठीक है। तो अंडमान निकोबार, फिर गुजरात और फिर आंध्र प्रदेश, ये 3 पॉइंट याद रखना। अगर यूटीज नहीं पूछ रहा है तो अंडमान निकोबार को आप एलिमिनेट कर सकते हो और गुजरात नंबर 1 पर यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, भारत के इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज है उनका यहाँ पर एक मैप दिया गया है, आप लोग चाहो तो इसको देख सकते हो, ठीक है, आप लोगों की बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए। देखो, ये आप लोग देख लेना यहाँ पर, ठीक है, मैं आप लोगों को बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ, याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये नागालैंड, इसका आंसर सही है, ठीक है। देखो, ये नागालैंड जो है आप लोगों का, ये आप लोगों का आंसर यहाँ पर सही दिया गया है। नागालैंड सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा को शेयर करता है। क्यों बताता हूँ मैं। देखो, मुझे जो कंफ्यूजन हुआ था, मुझे कंफ्यूजन ये हुआ था कि लद्दाख जो है वो अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री को शेयर करता है, जिसकी टोटल लंबाई 100 किलोमीटर के राउंड में है, ठीक है। लेकिन ये भाई इधर भी तो अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, इधर भी तो अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो लद्दाख तो सबसे छोटा नहीं होगा। सबसे छोटा आपका कौन सा होगा? नागालैंड है। इस पॉइंट को याद कर लेना, ठीक है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, सबसे छोटा नागालैंड। 2 पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया, याद कर लेना, ठीक है। अब देखो भाई, भारत में कुछ प्रमुख जो चैनल्स हैं, ठीक है, उन चैनल्स को आप लोग देख सकते हो।
पीवाईक्यू में प्रश्न बना हुआ है। मैं लास्ट में आप लोगों को प्रश्न दिखाऊंगा भी, मैं प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे प्रश्न यहां से बनकर के आए हुए हैं। जैसे देखो ग्रेट चैनल कहां के मध्य में है, ठीक है। आप देखो इंदिरा पॉइंट, आपका अंडमान निकोबार का जो पॉइंट हो गया, इंडोनेशिया का जो सुमात्रा पॉइंट है, यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। इन दोनों के मध्य में ग्रेट चैनल आप लोगों का लोकेटेड है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल कहां पर है, तो लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है, ठीक है। अंडमान और निकोबार के मध्य में 10 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल देखो मिनिकॉय, ठीक है, और लक्षद्वीप के मध्य में आप लोगों का है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, ठीक है। और जो कोको चैनल भारत और म्यांमार के मध्य में है, और मन्नार खाड़ी जो पाल्क स्टेट है वो आपका तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है। ये कुछ भारत के प्रमुख स्टेट्स हैं, कुछ प्रमुख जलडमरू मध्य जिसको हम लोग कहते हैं, कुछ चैनल्स हैं, इनको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल तो याद कर ही लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये 3 डिग्री जो चैनल जो है ना, इससे प्रश्न बनते हैं। मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर प्रश्न दिखा भी देता हूँ। देखो प्रश्न जो पूछा गया प्रीवियस ईयर में वो प्रश्न क्या था, ठीक है। ये देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक अंश 10 डिग्री जलमार्ग के द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। 4 विकल्प है, अंडमान निकोबार, निकोबार सुमात्रा और मालदीव लक्षद्वीप, सुमात्रा और जावा। इसका आंसर क्या है, अंडमान और निकोबार। यहाँ पर देखो 10 डिग्री चैनल मैंने आप लोगों को बताया अभी कि 10 डिग्री चैनल जो है वो लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार के मध्य में 10 डिग्री चैनल लोकेटेड है, इसको आप लोग याद कर लेना। यूपीएससी ने 2017-18 के राउंड में ये प्रश्न पूछा हुआ था, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ठीक है। महान चैनल जो ग्रेट चैनल है वो निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है, निकोबार और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा है उसको अलग करता है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये भी दिखाया हुआ है, ठीक है। तो सारे प्रश्न यहीं से बनेंगे। मैं आप लोगों को समरी दे रहा हूँ चीजों की, ठीक है। भारत में कुछ फेमस इंटरनेशनल लाइन्स हैं जिनके नाम कई बार प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में। प्रश्न क्या बनता है, डूरंड लाइन किसके किसके मध्य में है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है। जब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान मतलब उस टाइम का भारत जो ब्रिटिश भारत था और अफगानिस्तान के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमने डूरंड लाइन को ड्रॉ किया था, ठीक है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो ये जो लाइन थी ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में अभी लोकेटेड है। तो डूरंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन कहां पर होगा, चाइना और भारत के मध्य में, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन कहां पर, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। और जीरो लाइन त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य में है। ये 4 प्रमुख लाइन है, इनको आप याद कर सकते हो। 2 लाइन और बनती है जिसमें कंफ्यूजन होता है, उसको हम कहते हैं एलओसी और एलएसी, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सॉरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी आपका हो गया और लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी हो गया। इन दोनों में कई बार प्रश्न बनते हैं और आपको कंफ्यूजन हो सकती है, याद करना। एलओसी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो भारत और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ध्यान रखना, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, ये हम लोग को एकदम याद रखना है, ठीक है। तो भारत और पीओके के मध्य में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। और इसी प्रकार से भारत और चाइना मतलब अक्साई चीन का जो पूरा रीजन है, इसके क्षेत्र के मध्य में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको हम लोग एलएसी कहते हैं। तो एलओसी और एलएसी में ये डिफरेंस है, आप लोग ध्यान रखना। एलओसी भारत और पीओके के मध्य में है, एलएसी भारत और अक्साई चीन के मध्य में एक तरीके से। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। देख भी सकते हैं आप मैप में ये जो लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, ठीक है, ये आपका लद्दाख का रीजन ऐसे पड़ जाता है। जो आप लोगों का एलओसी से ड्रॉ किया गया है ये भारत और पीओके के मध्य में आप लोग देख रहे होंगे। और अक्साई चीन आप लोग का ये, तो अक्साई चीन और भारत के मध्य में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इनमें जो 2 पॉइंट है ये पॉइंट आप लोग को यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। पॉइंट समझे। ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि इस पूरे टॉपिक के संदर्भ में थे, पीवाईक्यू के प्रश्न है। ये प्रश्न आप लोग देख सकते हो, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से इसी आज की क्लास से पूछे गए प्रश्न, ठीक है। यूपीएससी के प्रश्न भी यहाँ पर शामिल है, पीसीएस के भी प्रश्न शामिल है, देखना जरूर, ठीक है। आप देखो 2-3 बात समझना। अब इस पूरी क्लास का यूज कैसे करना है आप लोगों को, ठीक है। क्लास आज की खत्म हो चुकी है, मैं आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट बताता हूँ जैसे आप लोगों को इस क्लास का इफेक्टिवली यूज करने में हेल्प मिलेगी। पहला काम, अगर आपके पास प्रिंटर मशीन है, प्रिंटिंग मशीन है, आप लोग तुरंत इस पूरे टॉपिक को प्रिंट कर लेना, ठीक है। जो पूरी पीडीएफ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इस पूरी पीडीएफ को प्रिंट करा लेना। और प्रिंट कराने के बाद उसके ऊपर ही आप लोग नोट्स चाहो तो बना सकते हो। एक काम आप लोग ये कर सकते हो, जिसके पास प्रिंटर की सुविधा नहीं है, जिसको डिलीटली प्रिंटिंग कराने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, वो प्रिंटिंग मत कराना। उसको करना क्या है, उसको करना बस इतना है कि जो यहाँ पर मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, ये पीडीएफ अपने पास सेव करके रख लो। और इसके अलावा आप लोगों को जो काम करना है, काम ये करना है कि जो शॉर्ट नोट्स में जो आप लोग क्लास में नोट्स बना रहे हो, ठीक है, क्लास को देखते थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं उसको नोट करते चलो कहीं ना कहीं पर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में नोट करो ताकि चीजें आप लोग को बाद में रिवाइज करने में बहुत ईजी रहे, ठीक है। बहुत ही समराइज फॉर्मेट है हमारे क्लास का, बहुत ही ईजी फॉर्मेट है। और एक क्रैश कोर्स है, जिसको भी ज्वाइन करना होगा ज्वाइन जरूर करना। बेस्ट बैच है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि आपके अंदर ना जो कॉन्फिडेंस और जो आपके अंदर का सेल्फ डिसिप्लिन की कमी होती है
वो पूरी दूर आप लोगों को यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, इस पूरे बैच के अंतर्गत बाइलिंगुअल बैच चल ही रहा है, आप लोगों को पता भी है। ठीक है, इस बैच के अंतर्गत आपको सारे को टॉपिक दूर किए जाएंगे। फीस बेहद नॉमिनल है, जिसको ज्वाइन करना फीस दरअसल 2000 रुपए। और अभी चूंकि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आ चुका है, प्ले स्टोर पर अपलोड हो चुका है। और एक बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता हूं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ये है कि यूपीएससी हिंदी ने ऑलरेडी 3 ओपन टेस्ट यूपीएससी और यूपीपीसीएस के कराए हुए हैं, फ्री ओपन टेस्ट कराया हुआ है। अब हम एक 3 नए ओपन टेस्ट की सीरीज आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं। और ये 3 ओपन टेस्ट की जो तारीख है, इसमें जो पहली डेट है वो आप लोगों का 26 मार्च है। ठीक है, 26 मार्च को आप लोगों का पहला एग्जाम होने वाला है ओपन टेस्ट का। तैयारी करते रहो, यूपीएससी पीसीएस दोनों का पेपर होगा। जो सेकंड ओपन टेस्ट आप लोगों का होगा वो 9 अप्रैल के राउंड में होगा। और 9 अप्रैल को जब हम कराएंगे तो हम इस दिन सीसेट का पेपर कराएंगे। ठीक है, पेपर 2 जीएस पेपर 2 भी बहुत जरूरी है, भूलना मत भैया। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले। ये सारे पॉइंट आप लोग देख लो, नोट बनाते चलो। और मैं अपने बात को फिर से वहीं पर विराम करना चाहूंगा। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बीच में बोला था कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, एकदम स्ट्रगल करो, एकदम फाइट करो। ठीक है, फाइट ऐसी रहे कि लगे यार कि यहाँ रिजल्ट आ सकता है, क्यों रिजल्ट नहीं आएगा मेरा। ठीक है, तो फाइट करो। और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। क्लास के संदर्भ में जो भी क्वेरी होगा आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, जो भी डाउट आप लोग के आएंगे, प्री टाइम के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अपना रिव्यू जरूर देना। और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा हुआ है, इसका आंसर भी सबको देना है। प्रश्न क्या था भाई कि सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, कहां पर लोकेटेड है? ये प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा हुआ है। अक्साई चीन, ठीक है, अक्साई चीन के पूरब में, लेह के पूरब में, ठीक है, और नुब्रा घाटी के उत्तर में। ये 3 विकल्प मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, एक बार देख लेना। इसका आंसर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और प्री टाइम बैच का रिव्यू आप लोग देते रहना। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से लेक्चर नंबर 2 में, जहां पर मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, सभी को जय हिंद, जय भारत।